Okay, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we would be attempting a new past paper. This past paper is February March 2019, paper 3, variant 2. We are attempting February March 2019, paper 3, variant 2. Let's start with this paper. Bismillahirrahmanirrahim. MCQ number 1. A project has a social cost of 100 million, a private cost of 40 million, and an external benefit of 20 million. It has net social value. Net social value is 0. External benefit इसने 20 million कह दिया है. What can be concluded about the project? क्या चीज प्रोजेक्ट के बारे में कंक्लूड करी जा सकती है? तो सबसे पहले मुझे बताओ, सोशल कॉस्ट की इक्वेशन है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ऐसा ही है. तो आप जरा देखें, आपके पास सोशल कॉस्ट दी हुई है 100, प्राइवेट कॉस्ट दी हुई है 40, तो एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी. जी हाँ, एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी 60. अच्छा, फिर इसने बोला हुआ है सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट. इसने सोशल बेनिफिट हमें नहीं दिया हुआ और इसने हमें प्राइवेट बेनिफिट भी नहीं दिया हुआ, तो एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है कितने, 20 है. ठीक है. अब इसने बोला है कि सोशल वैल्यू की इक्वेशन होती है सोशल कॉस्ट प्लस सोशल बेनिफिट. इसने बोला है कि नेट सोशल वैल्यू जो है ना वो 0 है और सोशल कॉस्ट हमने निकाली है वो 100 है. तो सोशल बेनिफिट कितना आ जाएगा, सोशल बेनिफिट भी 100 आ जाएगा. इसने बोला है कि नेट सोशल वैल्यू 0 है प्रोजेक्ट की, सोशल कॉस्ट ऊपर दी हुई है 100 है, तो सोशल बेनिफिट एक्स करके निकाल लिया, 100 आ गया. तो ये सोशल बेनिफिट इधर लिख दिया, प्राइवेट बेनिफिट पे एक्स कर दिया, तो ये आ जाएगा 80. तो अब हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल कॉस्ट है 60, एक्सटर्नल कॉस्ट है 60 और एक्सटर्नल बेनिफिट है, एक्सटर्नल कॉस्ट है 60 और एक्सटर्नल बेनिफिट है 20. अब हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये. एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट. यस, दिस इज योर राइट आंसर. बिल्कुल ये ऐसा ही है. प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल कॉस्ट. नो. प्राइवेट कॉस्ट कितनी है भाई, प्राइवेट कॉस्ट 40 है और एक्सटर्नल कॉस्ट है 60. तो ये कह रहा है प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट से ज्यादा है. नहीं, एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है, तो बी गलत है. प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट. रॉन्ग स्टेटमेंट. प्राइवेट कॉस्ट है 40, प्राइवेट बेनिफिट है 80. प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, ये होना चाहिए था. सी भी गलत है. सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, ये भी गलत है. सोशल बेनिफिट है 100, सोशल कॉस्ट है 100, दोनों इक्वल है, तो ये भी बात गलत है. तो आंसर ए है. ठीक है. एमसीक्यू नंबर 2. The diagram shows cost and revenue of a firm at which price does allocative efficiency occur. एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ, एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अकर होगी जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या फिर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो, या फिर एमएससी और एमएसबी इक्वल हो. और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिधर कोई लॉस नहीं होता आपको. तो आए हम लोग ढूंढते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो रही है ऑप्शन ए के ऊपर, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. सर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो रहा है बी वाले पॉइंट पे, तो बी वाला है सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सर सी वाले पे एम आर 0 है, सी वाला है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. सर डी वाला है एम सी इजिकल टू एम आर. मैं इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा. बी क्यों नहीं है, बी वाला है सेल्स मैक्सिमाइजिंग, सी वाला है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, डी वाला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. ए वाला वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, और ए वाले पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, और ए वाले पॉइंट के ऊपर आपकी फर्म जो है ना वो एलोकेटिवली एलोकेटिवली एफिशिएंट है. ठीक है. ओके, चले एमसीक्यू नंबर 3.
A government is considering improving the rail links in its country. It has also choose one of the 4 high-speed routes. The benefit and cost of each route are shown below. Which route should be chosen? इसने प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट दिए हुए, प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट दी हुई है, तो मैं सबकी सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट निकाल सकता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही कह रहा हूँ। तो पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट मैंने इधर लिख दिया ऑप्शन नंबर ए का। तो आओ पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का निकाल लूंगा मैं। ठीक है, अब आप गौर करिएगा, इधर आप गौर करिएगा आप। ठीक है, इधर गौर करिएगा प्लीज। अब मेरी बात सुने गौर से, जरा ये बताएं सोशल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? सोशल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट की इक्वेशन क्या है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ऐसा ही है? तो जरा बताएं, प्राइवेट बेनिफिट है 14, एक्सटर्नल बेनिफिट है 20, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, सोशल बेनिफिट है, सही है, सोशल बेनिफिट हो जाएगा 34। प्राइवेट कॉस्ट है 0.4 और 0.1, तो सोशल कॉस्ट हो गई 0.5। 16 और 22, 22 32 और 6, 32 और 6 हो गया 38 का सोशल बेनिफिट है। और टू की सोशल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद 1.2, उसके बाद 1.2 30, उसके बाद है 6 और उसके बाद हो गया 38। तो अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं, हमने सबका सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट सारे ऑप्शन का निकाल लिया। अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा सोशल बेनिफिट कौन सा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी और डी। और सबसे कम सोशल कॉस्ट किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो आई थिंक द आंसर शुड बी बी। व्हाट डू यू गाइस से, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 3B, राइट? ओके, आंसर इज 3B। 3B क्यों है आपको पता चल गया? आंसर या तो बी हो सकता था या डी हो सकता था, क्योंकि बी और डी सबसे ज्यादा सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और फिर हमें देखना होगा किसकी सोशल कॉस्ट मिनिमम पर है, तो वो ऑप्शन नंबर बी की है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 6 की जो सोशल कॉस्ट है वो 6 है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी। ओके, MCQ number 4. The table shows total utility gained by consumer as they consume more apple. The table shows total utility gained by consumer as they consume more apples. ठीक है, इसके ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एप्पल्स कंज्यूम्ड, ये दिया हुआ है टोटल यूटिलिटी। इस एट विच लेवल ऑफ कंजम्पशन वुड दी मार्जिन यूटिलिटी बी जीरो। आपको एक बार नहीं, आपको 1000 बार बताया है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं इधर एक बात लिख रहा हूँ। Whenever your marginal utility is zero, your total utility is at its maximum. Whenever your marginal revenue is zero, your total revenue is at its maximum. Whenever your marginal product for labor is zero, your total product for labor is at its maximum. ये बात याद रखना, जब किसी भी चीज का मार्जिनल जीरो होगा तो उसका टोटल मैक्सिमम पर होगा। ये पूछ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब है? जब आपकी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर होगी, तो मैक्सिमम है 6 यूनिट के ऊपर। ऐसा ही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर होगी। MCQ नंबर 4 का आंसर। MCQ नंबर 5। इन द इंडिफरेंस कर्व डायग्राम पॉइंट M इज द कंज्यूमर्स इनिशियल इक्विलिब्रियम। पॉइंट M इनिशियल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, J and JL आर बजट लाइन एंड MN इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड। M से लेके M और N जो है ना, ये जो M और N है, ये जो M और N है, जिसको मैंने X से X1 कर दिया, ये जो M से लेके N तक इफेक्ट है ना, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये इसने बोला है कि MN सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है ना वो M है। ठीक है, of a fall in price of good. If good X is a given good, which point will be the consumer's new equilibrium point after the fall in price of good X? मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपको बताया है कि अगर आपका नॉर्मल गुड है तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गोज इन द सेम डायरेक्शन अगर नॉर्मल गुड होगा। ठीक है, बस ये याद रखना। अगर इंफीरियर गुड होगा, अगर इंफीरियर गुड होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन है।
अगर गिफन गुड होगा तो इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट आउटवेज, आउटवेज का मतलब है ज्यादा, आउटवेज दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर गिफन गुड है। सवाल ने बोला है कि गुड जो है ना वो गिफन गुड है, तो गिफन गुड होगा तो आंसर क्या होगा, गिफन गुड है तो आंसर होगा ए। ओके, आंसर होगा ए, क्योंकि गिफन गुड है। अगर एक्स से एक्स वन आपका सब्स्टिट्यूशन है, एक्स वन से लेके एक्स टू तक होगा आपका इनकम इफेक्ट। ठीक है, एक्स वन से लेके एक्स टू तक होगा आपका इनकम इफेक्ट। ऐसा ही है भाई, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? एमसीक्यू नंबर 5, राइट? 5 was really easy. 6, Selena has an income of 100 and buys foods and drink. ठीक है भाई, the price of a unit of food is 2 while the price of a unit of drink is 1. Which combination of spending would suggest that Selena wants to save some of her income? भाई फूड की प्राइस है 2, ड्रिंक की प्राइस है 1, उसके पास 100 रुपए पड़े हुए, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ले के इसकी इनकम बच जाए? ओके, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि इसकी इनकम बच जाए? तो मैं सारे ऑप्शन को लगा लगा के चेक कर लूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा इसके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो फूड के अगर ये 20 यूनिट्स लेता है, फूड के 20 यूनिट्स लेता है और 2 रुपए एक फूड के, तो फूड के ऊपर खर्च हो गए 40 रुपए। और ड्रिंक्स, ड्रिंक के 50 यूनिट्स लेता है और एक ड्रिंक 1 रुपए की है, तो आपके कितने हो गए, 50 हो गए। तो 50 और 40, टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई, टोटल स्पेंडिंग हो गई, टोटल स्पेंडिंग हो गई 90। टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई, 90 हो गई। 40 फूड के ऊपर और ड्रिंक के ऊपर 50 रुपए, टोटल 90 हो गई। ठीक है, अब मुझे सारे ऑप्शन ऐसे चेक करने पड़ेंगे ना, तो अब मैं डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ। ड्रिंक जो है ना वो 2 रुपए की है, तो ये 60 हो गया। ये 1 रुपए की है तो ये हो गया 40। तो इधर तो पूरे 100 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बी तो गलत हो गया। इधर 40 × 2 ये हो गया 80, ये हो गया 20 × 1 20, तो इधर भी पूरे 100 रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सी भी गलत हो गया। इधर तो ड्रिंक के 50 यूनिट्स है, इधर तो पूरे 100 इस्तेमाल हो गए, और इधर 110 इस्तेमाल हो गए। ठीक है, इधर 110 रुपए इस्तेमाल हो गए, डी भी गलत है। 90 इज योर राइट आंसर। 90 के अंदर, 90 वाले के अंदर आप 10 रुपए सेव कर रहे हो। 100 रुपए आपके पास थे और 90 रुपीज आपका टोटल खर्चा हो रहा है इफ यू हैव 20 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 50 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक। ओके, 6, 7, the diagram shows a profit maximizing monopolist. Okay, what would be the change in price if monopolist change from profit maximization to revenue maximization? बोला है कि क्या चेंज होगा प्राइस में अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो जाए। मतलब अगर ये पहले था एम सी इज इक्वल टू एम आर के ऊपर, तो अभी आ जाए सेल्स, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कह रहा है, तो अभी आ जाए एम आर इज इक्वल टू 0 पे, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है ना वो अपने मैक्सिमम पर होगा। ऐसा ही है, तो देखते हैं भाई। पहले ये ऑपरेट कर रहा था इधर एम सी इज इक्वल टू एम आर के ऊपर, पहले ये ऑपरेट कर रहा था एम सी इज इक्वल टू एम आर ई के ऊपर। अभी ऑपरेट करना चाह रहा है, अभी ऑपरेट करना चाह रहा है एम आर 0 के ऊपर। तो आप देखें, अभी ऑपरेट करना चाह रहा है एम आर 0 के ऊपर, जो कि उसका न्यू इक्विलिब्रियम E1 है। ई के ऊपर एम सी इज इक्वल टू एम आर है, और E1 के ऊपर एम आर 0 है, और टी आर अपने मैक्सिमम पर है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है ना वो रिड्यूस हो रही है आर एस से, और क्वांटिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ठीक है, प्राइस रिड्यूस होते हुए दिख रही है, क्वांटिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, तो 7A। ओके, 7 इज ए। प्राइस डिक्रीज होते हुए दिख रही है, क्वांटिटी बढ़ते हुए दिख रही है, राइट? ओके, 8, 8, द गोल ऑफ फर्म एक्स इज टू मेक अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट बनाना है, मिनिमम प्रॉफिट, तो यार मैंने आपको बताया था मिनिमम प्रॉफिट बनाना है इसको। तो मिनिमम प्रॉफिट याद है, पहला ऑप्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है बहुत प्रॉफिट बनाना है, एम सी इजिकल टू एम आर, नो। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, यस। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग इज योर आंसर, क्योंकि प्रॉफिट सेटिस्फाइंग होता था कंटेस्टेबल, कंटेस्टेबल मार्केट की सिचुएशन, जिसमें इतना आप कमा रहे हो कि बस आप मार्केट में स्टे कर सको।
रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं, क्योंकि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन तो वो पॉइंट है जहां पर MR 0 होता है और TR अपने मैक्सिमम पर होता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। सर सेल्स मैक्सिमाइजेशन नो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन वो पॉइंट है जहां पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, यहाँ पर भी फर्म्स प्रॉफिट बना रही होती है। ओके 9, A monopoly firm makes only normal profit in the long run। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसपे प्राइस कॉस्ट इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है, ठीक है। What is most likely to explain this? What is most likely to explain this? The firm is decreasing long run average cost? No. The firm is a public limited company? No. The firm is owned by a small number of financial institution? No. Monopoly है, एक सिंगल फर्म होगी, गलत कह रहा है। The market in this industry is highly contestable? Yes, 9 is D, ठीक है। ए क्यों नहीं हो सकता? एवरेज कॉस्ट इक्वल होगी, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट गिरेगी नहीं, सही है। और ये पूछ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, ये थोड़ी पूछ रहा है कि मोनोपोली का फीचर क्या है। तो आप मोनोपोली के फीचर में बता सकते थे कि एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। पब्लिक कंपनी का मतलब है कि नेशनलाइज मोनोपोली हो, लेकिन ये प्राइवेटाइज मोनोपोली है क्योंकि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, इस बात का सबूत दे रही है। द फर्म इज ओन्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? नो, मोनोपोली इज अ सिंगल फर्म जो अकेला अकेला शेयर होल्डर होता है, ठीक है। 10, 10 के लिए आपको 1 मिनट दी जाएगी। पहले मैं पढ़ देता हूँ आपकी मदद के लिए। द डायग्राम शोज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फेस्ड बाय थ्री फर्म्स एक्स वाई एंड जेड। DX, DY, DZ आर थ्री रिस्पेक्टिव डिमांड कर्व, ऑल फर्म्स सीक टू मेक अ प्रॉफिट। सही है भाई, ये सब फर्म्स के डिमांड कर्व दिए हुए हैं और ये एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई है। ये डिमांड फॉर जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो है ना ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। सही। Which statement is not correct? Giving you guys 2 minutes, you can attempt this. It's easy, but you need to identify. Okay, so in this question, you first have to identify कि firm X, firm Y, firm Z ये लोगों के कौन से प्रॉफिट के स्टेजेस पर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं फर्म एक्स का बताऊं ना, तो फर्म एक्स शटडाउन स्टेज पर है। फर्म एक्स जो है ना वो शटडाउन के स्टेज के ऊपर है। फर्म एक्स शटडाउन के स्टेज के ऊपर क्यों है? क्योंकि आप देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, इज ग्रेटर देन द प्राइस, एवरेज टोटल कॉस्ट भी ज्यादा है, लॉस कर रही है बेसिकली, तो ये शटडाउन स्टेज पर है। अगर मैं वाई की बात करूँ ना, तो वाई जो है ना वो कमा रहा है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई अर्न कर रहा है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉस। क्यों? क्योंकि वाई की कुछ हिस्सा कवर हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो ये सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कमा रहा है। अब अगर मैं जेड की बात करूँ ना, तो जेड जो है ना वो कमा रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जेड जो है ना वो कमा रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर आप जेड का डिमांड कर्व देखो ना, तो जेड की प्राइस ऊपर है और जेड की जो है ना वो कॉस्ट है ना वो नीचे। आप देखो, अगर मैं ये थोड़ा सा स्लाइड सा बनाऊं, तो जेड की प्राइस ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, मतलब इसका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो जेड वाली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, वाई वाली फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कमा रही है, एक्स वाली शटडाउन स्टेज पर है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्म एक्स विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल। एक्स वाला शटडाउन पर है तो ये प्रोड्यूस ना करना चाहिए, ये तो सही स्टेटमेंट है ना। फर्म वाई इज लाइकली टू ऑपरेट इन लॉन्ग रन बट नॉट इन शॉर्ट रन। फर्म वाई जो है ना वो लॉन्ग रन में ऑपरेट करेगी, शॉर्ट रन में नहीं करेगी। तो ये भी बात सही कह रहा है भाई, वो लॉन्ग रन में ऑपरेट कर लेगी क्योंकि लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। शॉर्ट रन में वो ऑपरेट नहीं करना चाह रही क्योंकि सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के बाद उसका अगला स्टेज जो है ना वो लास्ट ऑपरेटिंग होगा, उसके बाद वो शटडाउन की तरफ जाएगा। तो ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है कि वो लॉन्ग रन में ऑपरेट करेगी, शॉर्ट रन में ऑपरेट नहीं करेगी, ये बात गलत कह रहा है ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगी क्योंकि इसके बाद भी लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट है, अभी भी इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ये अपनी कॉस्ट कवर कर रहा है कुछ ना कुछ हिस्सा, तो ये बात सही है। ये बात गलत है, ठीक है। फर्म वाइज लाइकली टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन, ये स्टेटमेंट सही है कि भाई वो शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा, लॉन्ग रन में नहीं करेगा। अगर लॉन्ग रन में उसको यही प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो पागल थोड़ी है। तो सी तो गलत है। फर्म जेड विल ऑपरेट बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट जो है ना वो बी वाली स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि फर्म वाई सिर्फ लॉन्ग रन में ऑपरेट करेगी, शॉर्ट रन में नहीं करेगी। वो शॉर्ट रन में ऑपरेट कर लेगी, कुछ टाइम के लिए लॉस और कम प्रॉफिट में काम कर लेगी, लॉन्ग रन में नहीं करेगी। ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 10, ठीक है। ओके 11,
11, when a firm increases all its input fourfold, its output increases threefold. भाई अगर इनपुट 2 टाइम्स डाल रहा है तो उसका आउटपुट 3 टाइम्स आ रहा है. व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट? तो मैं इधर लिख देता हूं इनपुट्स टू आउटपुट रेशियो कितना है भाई. 2 इनपुट डाल रहा हूं तो 3 टाइम आउटपुट आ रहा है. मतलब अगर मैं सॉरी, कह रहा है कि अगर ये 4 इनपुट डाल रहा है तो इसका आउटपुट 3 टाइम्स आ रहा है. 4 इनपुट्स डाल रहा है तो इसका आउटपुट 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. हालांकि ज्यादा टाइम इंक्रीज होना चाहिए था. तो क्या ये डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट है? नहीं. डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? यस. इकोनॉमीज ऑफ स्केल? नो. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? नो. सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना. इट हैज नथिंग टू डू विद द एवरेज कॉस्ट. और एवरेज कॉस्ट तब कम होती है जब आउटपुट ज्यादा से बढ़ता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं एडिशनल लेबर को हायर करूंगा मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर गिरेगा. तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा. सही है. ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है. बढ़ रहा है लेकिन थोड़े से बढ़ रहा है ये कह रहा है. तो दिस इज सिंपल सिंपल डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. राइट. 12, what represents transfer earning of the factor enterprise? What represents transfer earning of the factor enterprise? भाई ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट? नो. नॉर्मल प्रॉफिट? यस. रिटर्न ऑन कैपिटल? नो. स्टार्टअप कॉस्ट? नो. भाई याद रखना फार्म फैक्ट इंटरप्राइज की जो ट्रांसफर अर्निंग है ना ये उसकी नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उसकी नॉर्मल सैलरी. और इस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो अमाउंट है वो उसका इकोनॉमिक रेंट होता. तो अगर ये पूछता कि इंटरप्राइज की इकोनॉमिक रेंट क्या तो आप एक्सेस प्रॉफिट मार्क कर रहे होते. राइट. 13 इज अ रिपीटेड एमसीक्यू. बहुत बार करा चुका हूँ. आज फिर से करा देता हूँ. अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स. The current entry in the diagram shows the country's initial schedule. नेगेटिव इनकम टैक्स है. नेगेटिव इनकम टैक्स है. नेगेटिव इनकम टैक्स का क्या मतलब है? नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब है कि इनकम टैक्स गिर रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होगी. ऐसा ही है. ऐसा ही है भाई. A change in tax rate causes the schedule to shift to NT1. अच्छा. अब ये NT1 पे शिफ्ट मार रहा है मतलब टैक्स का रेट जो है ना वो बढ़ रहा है. मतलब क्या बोल रहा है ये? टैक्स का रेट बढ़ रहा है. अब इस डायग्राम को देख के ये कह रहा है कि टैक्स का रेट बढ़ रहा है. ठीक है. इनकम टैक्स जो है ना वो आपका बढ़ रहा है. तो इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी. और जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो इनकम इक्वालिटी बढ़ जाएगी. मतलब इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी. अमीर से पैसा लेके गरीब को दिया जा रहा होगा. हाउ विल दिस अफेक्ट वर्क इंसेंटिव्स एंड आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो टैक्स कटने के बाद इनकम है वो तो वो मोर इक्वल हो रही है ना भाई. अमीर से भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है. ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो वो मोर इक्वल होगी. ऐसा ही है भाई. ये मोर इक्वल होगी. और वर्क इंसेंटिव्स वीकेन होंगे भाई. जब टैक्स ज्यादा होगा तो लोग काम नहीं करना चाह रहे होंगे. तो वर्क इंसेंटिव्स वीकेन होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोर इक्वल होगी. तो आंसर आपका डी है. ठीक है. सही. ओके. 14, in which labor market diagram is economic rent of workers greatest? कौन सी वाली डायग्राम के अंदर इकोनॉमिक रेंट सबसे ज्यादा है? तो इट्स वेरी इजी. आप मुझे निकाल के दें. व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट? पहले मैं इधर लिख देता हूँ. ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? ट्रांसफर अर्निंग वो मिनिमम अमाउंट है जिसपे वो काम करना चाह रहा होगा. मतलब उसकी बेसिक सैलरी. इकोनॉमिक रेंट प्रीमियम अमाउंट है जो उसके ऊपर उसको मिल जाएगी. जैसे भाई मैंने सोचा मैं 1 लाख रुपए के अंदर काम करूंगा. मुझे 1,20,000 मिल गए. तो 1 लाख रुपए मेरी ट्रांसफर अर्निंग, 20,000 रुपए मेरी प्रीमियम अमाउंट है. इकोनॉमिक रेंट है जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझे मिल रहा है. तो ABCD में मुझे चेक करके बताएं कौन सा किसके अंदर इकोनॉमिक रेंट सबसे ज्यादा होगा. सो आई थिंक यू मस्ट हैव डन. इस MCQ को करने का आसान तरीका ये है कि आपको डेफिनेशन याद हो. इकोनॉमिक रेंट वो एरिया होता है जो सप्लाई कर्व के ऊपर है और वेज रेट के एरिया अबव सप्लाई कर्व. एरिया अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो वेज रेट. एरिया अबव सप्लाई कर्व एंड एरिया अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो वेज रेट. ठीक है. ये जो एरिया होता है इसको इकोनॉमिक रेंट कहते हैं. तो आप देखें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रेंट
सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रेंट कौन सी वाली डायग्राम के अंदर है, मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है 14 के सी के अंदर। तो सब कुछ इकोनॉमिक रेंट है, टोटल इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है, 14 सी के अंदर आप देख सकते हैं। ए नहीं हो सकता क्योंकि ए में सिर्फ ट्रांसफर अर्निंग है, बी के अंदर हाफ हाफ है, सी के अंदर भी, डी के अंदर भी हाफ हाफ है, सी के अंदर आपको टोटल मिला हुआ है, तो सी इज योर राइट आंसर, राइट। 15, विच स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज करेक्ट, क्या स्टेटमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में करेक्ट है। गवर्नमेंट फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम पॉलिसीज दैट हैव अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स, यस। गवर्नमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी, गलत कह रहा है, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुई ना बी वाली। Inefficient government policies means that market system will be better at resource allocation. No. Market failure means that government action will necessarily improve the situation. कह सकते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, नेसेसरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपने पॉलिसी क्या लगाई है, उस पॉलिसी के क्या इफेक्टिवनेस है, डिपेंड करता है, ठीक है, ये वेरी करता है। The government 16, the government introduces a minimum wage above the equilibrium. How will this affect low paid workers according to marginal revenue productivity theory? भाई गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दो एक्सिस बनाई, ये डिमांड फॉर लेबर, ये सप्लाई फॉर लेबर, ये आ गई वेज और क्वांटिटी फॉर लेबर। देखें भाई इधर मैं लेबलिंग कर देता हूँ, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर, इक्विलिब्रियम, वेज रेट, क्वांटिटी फॉर लेबर। ये आपका हो गया, ये आपका मिनिमम वेज लग गई, गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दिए, ये गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी। सप्लाई कर्व से टच हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, डिमांड कर्व से क्वांटिटी डिमांड आ गई। ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। ऐसा ही है भाई, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो जैसे ही मिनिमम वेज लगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो गए, मतलब वो लोग जो नौकरी पे थे वो भी गए, और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ गई। तो ये कैसे अफेक्ट करेगा लो पेड वर्कर को। तो ऑल दोज इनिशियली इन एम्प्लॉयमेंट विल रिसीव न्यू गारंटीड मिनिमम वेज। ये तो सही सही बात है, लेकिन ये पर है लो पेड वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फ्यूअर ऑफ दोज नॉट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विल एंटर द लेबर फोर्स। नो। सप्लाई बढ़ जाएगी, वो काम करना चाहता है लेकिन एम्प्लॉयर रखना नहीं चाह रहा क्योंकि वो ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखता है। रिमेंबर डिमांड फॉर लेबर का लॉ। देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ लो पेड वर्कर इन एम्प्लॉयमेंट। नहीं, वो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर को तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो और वर्कर को हायर करना ही नहीं चाह रहा। सम लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब, कुछ लो पेड वर्कर जो है ना वो अपनी जॉब लूज कर देंगे, कुछ लो पेड वर्कर अपनी जॉब को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, ठीक है। 17 जो है ना वो बहुत इजी एमसीक्यू है, लेकिन आई वुड वांट कि आप लोग इसको करें। 17, ओके, आपके लिए मैं 17 पढ़ देता हूँ, आप ट्राई करें क्योंकि एक नया एमसीक्यू है, ठीक है। पेपर देखें, ज्यादा से ज्यादा पेपर करने से कुछ नहीं होता, कंटेंट के ऊपर जितनी ग्रिप होगी ना उतना अच्छे से एमसीक्यू होगा। The diagram shows market for a good that creates a negative externality in production and no positive externality. The current level is OQ1. Current level इसने बता दिया है OQ1 है। The government decides to tax producers of the good. गुड के ऊपर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो ये बात फिक्स हो गई है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, सही है। The which size of tax on producer would result in a socially efficient allocation. Socially efficient allocation मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है सोशली ऑप्टिमम लेवल। सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल हो जाएगा वापस। तो ये पूछ रहा है आप इसको टैक्स का एरिया आइडेंटिफाई करके दो, तो इट्स वेरी इजी यार, आपके सामने। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। आपको याद है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस ईसी, एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट में से मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगा। तो आए ढूंढते हैं हम इस डायग्राम के अंदर, आपकी ये है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और इसके ऊपर पॉइंट है वी, और ये है आपकी मार्जिनल सोशल कॉस्ट जिसके ऊपर है पॉइंट एक्स। तो ये जो एक्स से लेके, ये जो एक्स से लेके वी तक का डिफरेंस है, इतने का टैक्स लगा है। ये जो एक्स से लेके वी तक का डिफरेंस है, इतने का टैक्स लगा है, तो यार आंसर इज बी, ओके।
योर आंसर इज बी, वेरी इजी, कम ऑन कम ऑन। 7, 18, 18, 18। The diagram show the production possibility curve PPF1. The initial point is at x. X पे ऑपरेट कर रहा है, करंट PPF1 है। If the economy achieves actual economic growth but not potential economic growth, what would be the final position? पहले एक बात मुझे बता दो, पहले एक बात मुझे बता दो, आप लोगों को शायद पता होगी। If I talk about actual economic growth, याद रखिएगा एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के आने के रीजन होते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के आने की रीजन है C का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, एक्स का बढ़ना, एम का कम होना। मतलब कंजम्पशन का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट का कम होना। और एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी होती है। किधर होती है? मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी। ठीक है। फिर इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे रीजन होते हैं पोटेंशियल के बढ़ने के, जो कि क्या क्या होते हैं मैं आपको मुंह जुबानी याद करा देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इमिग्रेशन, आई वाली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एनर्जी की प्राइस का कम होना, पॉपुलेशन का बढ़ना, राइट। और इसकी वजह से, पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से पीपीसी शिफ्ट होता है। तो सवाल कह रहा है कि कौन सा पॉइंट एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है लेकिन पोटेंशियल नहीं दिखा रहा। तो ये एक्स से किधर जाएगा, ये एक्स पे भी ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स से मूवमेंट होगी किधर? टुवर्ड्स दी पीपीसी। किधर होगी भाई? एक्स से मूवमेंट होगी बी के ऊपर। ठीक है, एक्स से मूवमेंट होगी बी के ऊपर। सही है। सी डी नहीं हो सकता क्योंकि सी डी तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पीपीसी शिफ्ट मार रहा है। तो ये कह रहा है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पोटेंशियल नहीं हो रही, तो आंसर बी होगा। 19, ओके 19 आपको करके देना है बिकॉज इट्स अ न्यू एमसीक्यू। नेशनल इनकम क्या है? द इंफॉर्मेशन इन दी टेबल इज टेकन फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट। नेशनल इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, टैक्स, सब्सिडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इन डॉलर मिलियन? क्या होगी नेशनल इनकम की वैल्यू? ओके, तो स्टूडेंट्स हैव ट्राइड दिस, सबने अपना अपना दिमाग लगाया है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। ये जुगाड़ी काम नहीं करना है हमने। ये पूछ रहा है नेशनल इनकम, आप इसको फैक्टर कॉस्ट पे बताए ना। तो इसने पूछा है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट ना, तो इसका फॉर्मूला है जीडीपी। इसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहे हैं टैक्स को। सही, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, अगर ये मुझे बोलता कि एक बार सवाल में रीसेंट पेपर के अंदर आया हुआ है, रीसेंट पेपर के अंदर आया हुआ है, सिंस वी आर डूइंग फरवरी मार्च 2019, रीसेंट पेपर के अंदर आया था कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बताओ, एट मार्केट प्राइस बताओ, तो इसको रिवर्स कर देना। अब क्या होगा? जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक सेकेंड, ये होगा माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्लस सब्सिडी ना। तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस होगी और सब्सिडी माइनस होगी। जब मार्केट प्राइस पे पूछेगा तो रिवर्स होगा। तो अभी इसने पूछा है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ना, तो जीडीपी कैसा आएगा? जीडीपी क्या आएगा? ऑल एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दो, जीडीपी आएगा ना। तो 250, 100, 150, 100 और ये -150 होगा। तो इन सब का टोटल कितना आएगा? 350, 500, 600, 600 -150, 600 -150 आ जाएगा 450। ठीक है, सही है, ये सब प्लस के अंदर है। अच्छा, इंपोर्ट्स माइनस होते हैं, उससे जीडीपी अंडरस्टेट होगा। टैक्स को मैं माइनस करूंगा, सब्सिडी को मैं ऐड करूंगा। तो टैक्स 80 का माइनस करूंगा, 40 को ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 490, राइट। आई वुड गेट 80 ऐड होगा, 80 माइनस होगा और 40 ऐड होगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई? मेरे पास आंसर कितना आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 450 -80 कितना होगा? 450 -80 490 नहीं आएगा, सॉरी 490 नहीं आएगा।
410 आएगा, सॉरी। ओके, प्लीज इसको कोई बच्चा रीचेक कर लेना। सही कुछ बल्कि एक सेकंड रुको, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। या इट्स 410। ओके, 20 which 20 which source of income is not including in measuring real GDP। यार पहले तो ये बता दो कि रियल जीडीपी क्या होगा। इतनी बार बता चुका हूँ, जिस चीज के आगे रियल लिखा हुआ है इट मीन्स कि इट इज एडजस्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो सवाल पूछ रहे हैं कि यार रियल जीडीपी क्या है। तो रियल जीडीपी वो है जो होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। रियल जीडीपी इज जीडीपी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, राइट। सो जीडीपी के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? पेंशन इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। प्रॉफिट्स इंक्लूड होते हैं, रेंट भी होता है, वेजेस भी होता है, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। पेंशन इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर जीडीपी, ठीक है। 21 which adjustment to real GDP per head might take it a more reliable indicator when comparing standard of living in different country। बोल रहा है अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो रियल जीडीपी के अंदर ऐसा कौन सा चेंज है, ऐसा कौन सा चेंज है ना ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर होगा। तो आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नो। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नो। एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंस इन साइज ऑफ हिडन इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्री। हिडन इकोनॉमी क्यों? क्योंकि भाई हिडन इकोनॉमी है ना, जैसे कि सोशल सेक्टर हो गया। सोशल सेक्टर मतलब कोई एदी चीपा वाला काम कर रहा है सोशल वेलफेयर का। कोई घर बैठ के काम कर रहा है, जैसे कोई कोई घर पे बैठ के, वो जो हमने हमने देखा है वो कराची के अंदर जो है ना, वो एक केक वाली एक पानी पूरी बेचती है कलंदरी आंटी पानी पूरी। एक अंकल है, उनकी वाइफ पानी पूरी बेचती है, उनका सरनेम है कलंदरी। तो इस तरीके से अगर कोई अब मैं घर बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ये हिडन इकोनॉमी के अंदर आ रहा है ना, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और ये जीडीपी जीएनपी के अंदर इंक्लूडेड भी नहीं होता, राइट। ठीक है। What does the Kuznets curves represent? What does the Kuznets curves represent? Kuznets curve क्या represent करता है? MCQ नंबर 22। क्यूजनेट्स कर्व जो है ना वो इनकम इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास एक वॉइस नोट बना हुआ है कि लॉरेंस कर्व, लैफर कर्व, फिलिप्स कर्व, क्यूजनेट्स कर्व, ये सब क्या है, मैं ग्रुप पे आपको अभी भेज भी दूंगा, ठीक है। यू कैन सी द टाइम, इट्स and I have started this class from 8 a.m. in the morning। अब तक 9 हो गए, मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा मेरा ख्याल करें, प्लीज मुझे आपके ग्रेड चाहिए। आई जस्ट नीड योर ग्रेड, नथिंग एल्स। ओके, 23। इन ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट सेक्टर, थ्री सेक्टर कह रही है। ओपन से क्लोज इकोनॉमी है क्योंकि इसने कहीं पे भी आपको ये नहीं, सॉरी, इन एन ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट सेक्टर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज 0.3। इम्पोर्ट की बात कर दी मतलब ओपन इकोनॉमी है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स इज 0.3, ठीक है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर निकालना है तो भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन विड्रॉल, या फिर 1/MPW। तो भाई कितने विड्रॉल्स हैं? MPT, MPT प्लस MPS प्लस MPM। तो कितना आ जाएगा? 1/0.8। तो ये हो जाएगा 1.25। ये आ गई मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.25, राइट। अच्छा, अगर ये बोलता कि इंजेक्शन हुआ है, अगर ये बोलता है इंजेक्शन हुआ है 500 का, तो नेशनल इनकम की वैल्यू क्या है? तो जो मल्टीप्लायर आए और जो जितने का इंजेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती। तो 1.25 इंटू 1.25 इंटू क्या हो जाता? 1.25 इंटू 500 हो जाता, ठीक है। 24 the information DD table is taken from a national income account। national income 600, consumer spending 400, investment 80, government spending 100, exports जो है 140। what is the value of imports? very easy। aggregated demand is equal to C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और ये है आपके सारे एक्सपेंडिचर्स, ये आपके सारे एक्सपेंडिचर्स दिए हुए ना, स्पेंडिंग दी हुई है। तो योर एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर एग्रीगेटेड डिमांड। तो इसने बताया हुआ है कि टोटल नेशनल इनकम है 600। टोटल नेशनल इनकम उसने बताई हुई है 600 है। तो ये पूछ रहा है कि इम्पोर्ट की क्या वैल्यू है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। सो यू गाइस कैन कैलकुलेट एंड देन यू गाइस कैन लेट मी नो।
कि इम्पोर्ट की क्या वैल्यू आ रही है। गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, वेरी इजी। अच्छा भाई, ये दी हुई है आपकी एग्रीगेटेड डिमांड, ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है आई, ये दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है एक्स। तो आप निकाल लो भाई, प्लस 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 और माइनस कर लेना इसको। तो मैं इधर आपके लिए लिख देता हूँ, 600 इज इक्वल टू 400 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 140 माइनस एक्स। तो आपके पास एक्स आ जाएगा 120। ठीक है, एक्स आ जाएगा 120। ओके गाइस। 25, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री क्रिएट्स कैश टू परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, नो। क्वांटिटेटिव ईजिंग, यस। सप्लाई साइड पॉलिसी, नो। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रेफर्स टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग है कि गवर्नमेंट जो है ना वो मनी सप्लाई को बढ़ा रही है ताकि लोग बॉन्ड्स परचेज करें। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों को बैंक में सेव करना फायदेमंद नहीं लगेगा, तो लोग बॉन्ड्स की तरफ भागेंगे। ठीक है। विच रो शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग कंट्री? इमर्जिंग कंट्री ग्रोइंग कंट्री है। ग्रोइंग कंट्री का जीडीपी ज्यादा होता है, बर्थ रेट कम होता है, और सेविंग रेशियो भी, ग्रोइंग इकोनॉमी का सेविंग रेशियो भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, बढ़ रहा होता है, सही है। तो देखते हैं, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग। ठीक है, तो आंसर आपका होगा सी। ओके, 26 सी। ओके, 27, विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट किस पॉलिसी से बढ़ेगी? रीट्रेनिंग फैसिलिटी से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इम्पोजिशन ऑफ सेलेक्टिव इम्पोर्ट कंट्रोल, इम्पोर्ट कंट्रोल, इम्पोर्ट कंट्रोल, इम्पोर्ट कंट्रोल से लोग डोमेस्टिक गुड के ऊपर आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इम्पोर्ट लगेगा तो डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रीट्रेनिंग से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो लोग गुड खरीदना छोड़ देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी इससे। राइट। पब्लिक सेक्टर डेफिसिट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 28, a government in a developed economy wishes to reduce cyclical unemployment, cyclical unemployment को कम करना है। सर cyclical unemployment क्या है? जो डिपेंड होती है बिजनेस साइकिल के ऊपर, और इसको सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, मतलब इसको एग्रीगेटेड डिमांड को इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये इसका टारगेट होगा। अगर ये चाहता है कि ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करे तो उसका टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। राइट। विच पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव? कौन सी पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे और इनकम टैक्स को बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे और इनकम टैक्स को बढ़ा दे। तो यार अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, रोड्स कम बनेंगे, जॉब्स कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, ईडी कम होगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगेन बढ़ जाएगी। बजट डेफिसिट डिक्रीज होगा, बजट डेफिसिट डिक्रीज होगा, इसका मतलब है टैक्स बढ़ रहा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सेम रीजन अगेन बट विद अ डिफरेंट वर्ड्स। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इनकम टैक्स, यस दिस इज योर आंसर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाए और इनकम टैक्स को कम करे। ठीक है। ओके। 29, an economy adapts an expansionary monetary policy to boost employment. As a result of this policy, the CPI index rises at an accelerating rate. सीपीआई इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मकसद था एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, तो सीपीआई का मतलब है इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। सीपीआई का मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो आपका बढ़ रहा है। तो और इधर ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको याद हो तो फिलिप्स कर्व क्या होता था? फिलिप्स कर्व मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। रिमेंबर दैट नायरू नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, याद आ गया आपको? तो आंसर इज फिलिप्स कर्व। राइट राइट। ओके सर, क्यूनिट्स, लेफर, लॉरेंस, ये सब क्या है? ओके सो आई टेल्ड यू कि मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगा जिसके अंदर ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इन कंट्री एक्स द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट जॉब, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड? जॉब प्रोटेक्ट करनी है, कौन सी पॉलिसी सक्सीड करेगी? डिक्रीज रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेंट लेबर।
अगर रिस्ट्रिक्शन डिक्रीज होगी तो लेबर हमारे मुल्क में आ जाएगी ना, तो इससे हमारी जॉब्स कैसे प्रोटेक्ट होंगी, हमारे वाले तो फारिग हो जाएंगे, तो इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। डिक्रीज सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, अगर सब्सिडी कम हो जाएगी तो इससे हमारे एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ जाएगी। सब्सिडी कम हो जाएगी तो एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, गुड लेस कॉम्पिटेटिव होगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, मींस एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इंक्रीज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, ये बोल रहा है कि इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दो। तो भाई जब इम्पोर्टेड गुड के ऊपर टैरिफ लगेगा तो इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा, लोग स्विच मारेंगे डोमेस्टिक गुड के ऊपर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। जब इम्पोर्टेड गुड के ऊपर टैरिफ लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा, और जैसे ही टैरिफ लगेगा तो लोग जो है ना वो स्विच मारेंगे, किसके ऊपर, लोग स्विच मारेंगे एक्सपोर्टेड गुड के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्टेड गुड सस्ता दिखेगा तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दिस इज योर राइट आंसर। रिमूव कोटा ऑन इम्पोर्ट, कोटा हटा दो इम्पोर्ट के ऊपर, मतलब इम्पोर्टेड गुड के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं लगी हुई, आपको जितना बाहर से मंगवाने आप मंगाओ। तो लोग फिर ये इस जैसे मोबाइल आईफोन मंगवाएंगे बाहर से, तो हमारा वाला माल तो नहीं बिकेगा, तो इसकी वजह से भी हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। सो वी आर डन विद फरवरी मार्च 2019 एज वेल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।